भाजपा भी 2-3 टुकड़ों में बटेगी, अभी नहीं बटेगी, थोड़े दिन इंतजार कीजिए। कारण यह है कि मोदी के बाद कौन, ये सवाल जैसे इंदिरा गांधी के बाद कौन, फलाने के बाद कौन, आज मोदी के बाद वाले मामले में भी 4 लोग हैं, 4। राजनाथ सिंह समझते हैं मैं हूं, नितिन गडकरी समझते हैं मैं हूं, समझ लीजिएगा। आपका शाह समझता है मैं हूं, और योगी समझते हैं कि मैं हूं। तो जो है उनके पर कतरे जा रहे हैं। अगर बिना पर के होंगे तो उड़ नहीं पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे तो जगह पे छटपटाएंगे, जगह पर छटपटाएंगे तो गुटबाजी तो पैदा होगी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज कई अहम मुद्दों पर हम बात करेंगे। खास तौर पर एक तो 15 अगस्त चूंकि बिल्कुल नजदीक है, तिरंगा पर जिस तरह से सियासत हो रही है उस पर बात करेंगे। सरकार ने उसको किस तरह से पेश किया है और कुछ लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं। इसमें भी कहीं कोई सियासत है, इसमें भी कहीं कोई पार्टी का कोई खास मकसद है, या नफरत फैलाने वाले लोगों को एक और मौका मुहैया करना है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में ऐसा कुछ कहा जा रहा है, जो शिवसेना का मुखपत्र कहा जाता है सामना, उसने एक ऐसी खबर लिखी है कि जिसमें ये इशारा दिया गया है कि एनसीपी यानी शरद पवार और शिवसेना के बीच में कुछ दूरियां बढ़ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ये सरकार में शामिल थे, बल्कि शरद पवार को ही इस सरकार का सर्वे सर्वा माना जाता था। वो कुछ क्या है, इस पर बात करेंगे। और बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में क्या कुछ रिश्ते खराब हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान है नागपुर से शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एक लीडर हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात करते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आपका तजर्बा, आपकी उम्र, आपके जो कुछ भी आपने देखा है इस मुल्क में, इसमें तिरंगे के बारे में कभी क्या इससे पहले ऐसी कोई चर्चा, ऐसा कोई टकराव कभी देखा है आपने तिरंगे के बारे में? आपके दर्शकों का अभिवादन कर दे और आपसे बता दें कि आज यानी यह देश में जो तिरंगे को लेकर के बातें चल रही हैं, हम लोग बचपन से तिरंगा को देखे। तिरंगा हमारी शान, आन बान और आजादी की पहचान है। लेकिन आज तिरंगे को 3 रंग का बना करके रख दिया गया है। तिरंगे की वास्तविकता को समापन के तरफ लिया जाया जा रहा है। तिरंगा के महत्व को घटाया जा रहा है, तिरंगा की महिमा को लटकाया जा रहा है। आप बताइए, संविधान में तिरंगे का उल्लेख है, झंडे का आकार क्या है? झंडे के आकार का एक नियम दिया गया है, आज उस आकार को खत्म कर दिया गया है। आज उस आकार के मुताबिक हमारा तिरंगा नहीं बन रहा है। अब 100-100 मीटर लंबे तिरंगे बन जा रहे हैं। जो तिरंगा कमर के नीचे फैलाए जा रहे हैं, सर के ऊपर फैलाए जा रहे हैं, उससे सर ढके जा रहे हैं। ये तिरंगा का मजाक मत करो। तिरंगा भारत की आजादी की आत्मा है। तिरंगा सबको एक जगह इकट्ठा करके आजादी की लड़ाई की बात की थी। आज सबसे बड़ी बात यह है, ये देश में उसकी सत्ता चल रही है जो हर चीज को मजाक में ले जाता है। आपको पता होगा कि इस देश में शहीदों की शहादत पर भी सियासत की गई, तो तिरंगे पर अगर सियासत हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तो चिताओं पर भी लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। अगर ये तिरंगा पर राजनीति का बात करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज तिरंगे का सम्मान यह है कि तिरंगा को हम नमन करें, तिरंगा को नमस्कार करें, सलाम करें, तिरंगे के महत्व को समझें, हम केसरिया को समझें,
हम सफेद रंग को समझें, हम हरे रंग को समझें, और ये तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज है। और राष्ट्र ध्वज का मतलब होता है ये तिरंगा हमारा शीश है, हमारा सर है, हमारी सारी चीजें हैं। और इस तिरंगे के नीचे ही भारत के शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को आजादी दी। आज तिरंगे का क्या है? घर घर तिरंगा, घर घर ये घर बने। अरे भाई, तिरंगा का महत्व तो बताओ, तिरंगा को दिल में तो बसाओ, तिरंगे की आत्मा को तो जगाओ। तुम कह रहे हो घर में बांध के टांग दो, सड़कों पर फैला दो। आज ये बता दीजिए, जिस तिरंगे को हम इतना सम्मान देने की बात करते हैं, वो तिरंगे की प्रदर्शनी नहीं, तिरंगे के प्रति प्रेम चाहिए, निष्ठा चाहिए, तिरंगे का सम्मान चाहिए। आज ये सारी चीजें नहीं है। आज ये किसी, देखिए, तिरंगा हमारे खादी का था, ग्राम उद्योगों में बनता था। आज तिरंगा पॉलिस्टर का ला रहे हो, कल प्लास्टिक के उड़ा रहे थे, और आज विदेश से हमारा तिरंगा आ रहा है। देश में कितना निर्माण हो रहा है ये पता नहीं, मैं भी सुनी हुई खबरें कह रहा हूं, पढ़ी हुई खबरें कह रहा हूं। तिरंगा हम उनसे ला रहे हैं जिन्होंने हमारी आजादी में कोई योगदान नहीं था। और ये तिरंगा, करोड़ों करोड़ों तिरंगे किसी पूंजीपति के थ्रू आ रहे हैं, गरीब के घरों से नहीं आ रहे हैं। हमारा कहना है कि ये तिरंगा है, और इस तिरंगे को फहराने का मतलब है कि हम अपनी आजादी के जश्न को मनाएं। आज आजादी के 75वां साल है। आप ये बता दीजिए, जिस पर बहुत पुराने शायर का एक शेर याद आता है, और वो शेर ऐसा है कि ख्वाब गांधी के हों, गौतम के हों या बिस्मिल के, सबने सोचा था कि ये दोस्त बहार देखेंगे, आज भी कुटिया से आती है रोने की सदा, ऐ मेरे दोस्त मेरा ख्वाब ख्याली निकला। आज भी भारत के झोपड़ियों से रोने की सदा आ रही है। आज भी छुआछूत की भावनाएं गांव खेड़े में जन्म ले रही हैं। आज भी दलित समाज और मुस्लिम समाज के प्रति नफरत की बुनियाद बढ़ाई जा रही है। एकता की भावनाओं को खत्म किया जा रहा है। तिरंगे ने क्या हमें संदेश दिया था? इस तिरंगे के जमाने में पेड़ों पर हमारी लाशें एक साथ बांध कर लटकाई गई थी। हिंदू मुस्लिम एक साथ लटकाए गए थे, एक साथ दफनाए गए थे। इलाहाबाद से लेकर सारी पेड़ साफ हो गए थे चिताओं को जलाने में। आप सोचिए, ये तिरंगा को जिंदा रखने के लिए हमारे देश के लोगों को मरना पड़ा है, मगर आज इस तिरंगे को मजाक के रास्ते पर ले जाने का काम किया जा रहा है। तिरंगा की गरिमा को घटाया जा रहा है। तिरंगा फहराने से गरिमा नहीं बढ़ती है, तिरंगा को दिल में अपनाने से गरिमा बढ़ती है। ये तिरंगे को अपना रहे हैं। आज इनके आरएसएस के सारे नेता अपने मुख्यालय पर कोई तिरंगा नहीं लगा रहे हैं। जिनके पेट से भाजपा पैदा हुई है वो आज तिरंगा नहीं फहरा रहे हैं। इसका मतलब तुम देश के बाकी लोगों से तिरंगे की उम्मीद रखते हो? तिरंगे का सम्मान करो। तिरंगा को 3 रंगों में मत बांटो। आप बांट रहे हैं, 3 रंगों को एक रंग में समो और देश की आजादी की तरफ इसका ध्यान दो। और हम कितना नारा देते थे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हम तो विश्व की विजय की बात करते थे। और आज हम अगर भारत में आजाद हो गए तो हम टुकड़े भी हो गए, और टुकड़े के बाद भी आज नफरत की बुनियाद पर देश चल रहा है। अगर तिरंगा का सम्मान रखना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में प्रेम की भावना को पैदा करना पड़ेगा। अच्छा, ये बगैर प्रेम के कैसे देश आगे बढ़ेगा? और ये वही लोग हैं जो मुसलसल नफरत की सियासत से हुकूमतों में रहने की बात करते हैं, और अब तो ये भी यकीन उठ गया है कि उन्हें वोट मिलती है या ईवीएम से बन जाते हैं, क्योंकि ईवीएम के खिलाफ जब भी शिकायतें हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा मकसद इस वक्त बहस को, बात को ईवीएम की तरफ ले जाना नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये समझना चाहता हूं, आप क्योंकि महाराष्ट्र से भी हैं और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से हैं, एक मामला सामने उभर के आ रहा है। सामना अखबार ने एक लेख लिखा है जिसमें ये इशारा दिया है कि शिवसेना और एनसीपी में दूरियां बढ़ रही हैं। आप क्या कहते हैं? आपके क्या कुछ है उसकी वजह, ये चर्चा क्यों? देखिए, एक चीज आपको साफ बता दें, जब घर से कोई आदमी बाहर निकल जाता है तो वो कोई ना कोई बहाना तो देता है। आज एक बात लेकर के बात फैली हुई है काजमी साहब, वो बात यह है
कि हमारे पवार साहब आपके राउत की गिरफ्तारी के बाद कोई बयान नहीं दिए। जब कोई बयान नहीं दिए तो लोगों का कहना है कि पवार साहब ने बयान क्यों नहीं दिया। देखिए, पवार साहब बहुत समझदार नेता हैं, बहुत बुद्धिजीवी नेता हैं, बहुत सोच समझकर बोलते हैं, बहुत सोच समझकर चलते हैं। पवार साहब की चुप्पी में भी राउत की भलाई होगी, राउत की बुराई कभी पवार साहब नहीं चाह सकते। और आप ये बात सुन लीजिए कि पवार साहब से शिवसेना दूरी अगर बना ले तो कोई बात नहीं, लेकिन शिवसेना से तो पवार साहब जब दुश्मनी थी तब भी दूरी नहीं बनाते थे, कभी भी नहीं। बाला साहब का वो आदर करते थे, बाला साहब उनका आदर करते थे। ये राजनीति है, हम में और उनमें दरार डालने के लिए कोई भी काम होगा। लेकिन जो सामना अखबार है वो शिवसेना का अधिकृत अखबार है। अगर वो ये बात कह रही है तो शिवसेना महसूस कर रही होगी, इसलिए कह रही है। लेकिन मैं पवार साहब को जानता हूं, पवार साहब जिसे अपने करीब करते हैं उन्हें बहुत जल्दी दूर नहीं करते, वो अपने स्वार्थों के लिए किसी को दूर नहीं करते। ये आप मानकर चलिएगा। नहीं बोले ये वो जानते होंगे, कारण क्या है कि कहीं कहीं बोलने से विवाद राजनीतिक रंग ले लेता है, जबकि ये ईडी का मामला टोटल राजनीतिक रंग में है और टोटल राजनीतिक रंग ले रहा है। मगर पवार साहब की चुप्पी के पीछे भी राउत की भलाई इसमें दिखाई दे रही है। काजमी साहब, इसमें कहीं से भी पवार साहब शिवसेना के खिलाफ नहीं है। और इन चीजों को भी आप नजर में रखिएगा कि अब तो देखिए, एक बात बता दे, जिस दिन हमारे उद्धव ठाकरे ने एक एकाएक इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से, और देने के बाद ये गए, जबकि हमारे लोगों की ये चाहत थी कि सदन में बहुमत साबित करने की बात की जाए, तब ये व्हिप से लेके सारे मामले सामने आते। लेकिन उनके तरफ से डिमांड थी शिंदे गुट के तरफ से कि आप एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़िए, यानी इस्तीफा देकर बाहर आइए। वो बाहर भी आए, फिर भी ये फरार रहे और ये इधर उधर रहे। तो ये तो अलग अलग की बातें हैं। आप भी एक इंटरव्यू में मेरे से पूछे थे, याद होगा आपको, कि इसमें कुछ सांठगांठ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग तो इस बारे में कुछ भी नहीं बोले। आज भी अखबारों में आप देखिए कि शिंदे गुट के 2-4 विधायकों का बयान है कि उद्धव ठाकरे को शिंदे के साथ आना चाहिए या शिंदे को उद्धव के ठाकरे के साथ जाना चाहिए। देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में परमानेंट दोस्ती और परमानेंट दुश्मनी नहीं होती है। यहाँ तो आप देखे होंगे खिलजी वंश से लेकर आज तक की राजनीति में कि अपनों का ही जब हम टांग खींचे हैं तो अपने को कुर्सियां मिली हैं। इस तरह की राजनीति चलती है। लोग अपना बन करके सपना दिखा देते हैं और फिर उसे ही गिराकर अपने को छाती पर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जैसे कि शिंदे ने किया। शिंदे ने अपने नेता को खींचकर बाहर किया, अपने बराबरी के आदमी को नहीं, पार्टी के बड़े नेता को। उससे बड़ा कोई नेता भी नहीं, और वही मुख्यमंत्री था जिसे परिवार आप कहते थे। तो ये स्थिति राजनीति में रहती है, लेकिन हमारे नेता ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। अच्छा, एक एनडीए के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो घटक हैं जेडीयू, नीतीश कुमार, उनके और बीजेपी के बीच में कुछ अंदर अंदर कुछ हालात कुछ खराब नजर आ रहे हैं, ऐसे कुछ इशारे हैं। खबरें ये बता रही हैं कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में कई सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंगों में नीतीश कुमार ने शिरकत नहीं की है। आप एक सियासतदान के तौर पर कैसे इसको किस तरह से देख? एक बात सुनिए, आप कोई नारा देते हैं, नड्डा ने क्या नारा दिया कि अब भाजपा के अलावा कोई पार्टी नहीं रहेगी, तो जनता दल यूनाइटेड को सोचना नहीं पड़ेगा? जितने उनके साथ घटक बैठे हैं उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा? आज की स्थिति यह है कि आप केवल बिहार न देखिए, यूपी में भी योगी के फर काटे जा रहे हैं। आपको पता है 75 जिले में 25-25 जिला बांटने की बातें चल रही हैं। यहां ऐसा है कि 2-2 के लिए सरकारें चला रहे हैं, और इन 2 के बाद में कोई भी अगर इनसे उलझे तो उन्हें समापन के तरफ ले जाना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में एक रामचंद्र प्रताप सिंह थे, जिनको आरसीपी सिंह कहते हैं। ये आईएएस ऑफिसर थे और इनके बड़े विश्वास पात्र थे। क्या नाम है कि आपके
नीतीश कुमार जी के, और नीतीश कुमार जी के ने इनको सेंट्रल में राज्यसभा में भेजा, ये मिनिस्टर बने। बाद में क्या इनमें खटपट हुई, कुछ तो होगा हो, और इसके बाद ये अलग हुए। यहां तक कि ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे आपके ये रामचंद्र प्रताप सिंह, आरसीपी सिंह। लेकिन आज इन्हीं के खिलाफ सारी बातें चल रही हैं। देखिए, ये भी झगड़े को पैदा करने का काम भाजपा ने किया है। आपको मालूम है, भाजपा अंग्रेजों के रास्ते पे चल रही है। अंग्रेज क्या कहते थे? फूट डालो, राज करो। आज भाजपा भी वही कर रही है। लोगों में फूट डालो, हिंदू मुस्लिम का फूट डालो, पार्टी के नेताओं में फूट डालो, व्यवसायों में फूट डालो, और कर बढ़ा करके जनता का कमर तोड़ दो, ताकि ये न बोलने लायक रहे, न चलने लायक रहे, न ये कुछ कहने लायक रहे। क्योंकि ये अंग्रेजी सिस्टम पर चल रहे हैं और अंग्रेजों के रास्ते पर चल रहे हैं। ये संविधान को देखकर नहीं चल रहे हैं, ये संविधान बदलने की ताकत पर चल रहे हैं कि हमें बदलना है। आज आप देख लीजिए, कल की ही एक नई बात लीजिए, आपको हंसी आएगी। मंत्री महोदय के खिलाफ जब कोर्ट फैसला पढ़ रहा था तो फरार हो गए फाइल लेकर के, है सचान, कानपुर के सचान का। इसका मतलब क्या है कि संविधान का मुकाबला करने की ताकत भाजपा के मिनिस्टरों में भी नहीं है। और आज तक कितने मुकदमे हुए, क्या क्या हुए, किसी नेता के खिलाफ का फैसला बता दीजिए। आज किसी भी पूंजीपति के खिलाफ फैसला नहीं आया, और ये भी नहीं आया। आज थोड़ी सी एक बात आपसे साफ कह दूंगा कि आज जो नीतीश कुमार जो चल रहे हैं, नीतीश कुमार भी अपनी राजनीतिक भविष्य को देख रहे हैं। उनका मानना है कि हम मगरमच्छ के मुंह में जाने से बचने के लिए छटपटा रहे हैं, और बिहार की राजनीति 24 से पहले बदलेगी। काजमी साहब, 24 से पहले बदलेगी, और नहीं बदलेगी तो नीतीश कुमार राजनीति से समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार का दुश्मन भाजपा अंदर अंदर है। इनका दाहिना हाथ जो कहा जाता था आरसीपी सिंह, आज वो इनके खिलाफ मुहिम छेड़ने जा रहा है। और ये केवल बिहार का नहीं है सर, ये हर जगह है। और आपको मालूम है कि जब पार्टी बढ़ती है तो विघटन होता है। अभी आप ये मत भूलिएगा, भाजपा भी 2-3 टुकड़ों में बटेगी। अभी नहीं बटेगी, थोड़े दिन इंतजार कीजिए। कारण यह है कि मोदी के बाद कौन, ये सवाल जैसे इंदिरा गांधी के बाद कौन, फलाने के बाद कौन, आज मोदी के बाद वाले मामले में भी 4 लोग हैं, 4। राजनाथ सिंह समझते हैं मैं हूं, नितिन गडकरी समझते हैं मैं हूं, समझ लीजिएगा। आपका शाह समझता है मैं हूं, और योगी समझते हैं कि मैं हूं। तो जो हैं उनके पर कतरे जा रहे हैं। अगर बिला पर के होंगे तो उड़ नहीं पाएंगे तो जगह पे छटपटाएंगे, जगह पर छटपटाएंगे तो गुटबाजी तो पैदा होगी। और याद कर लीजिएगा कि मैं हमारा बोलता हूं इसलिए कि नागपुर का रहने वाले नितिन गडकरी ने 3 बातें फिर अभी कही है। एक ने उन्होंने कहा है कि सत्ता जो है ये क्या है, विष कन्या है। यानी क्या बात है, ये विष कन्या है, जहरीली औरत है, जो इससे संपर्क में आएगा समाप्त हो जाएगा। इसका ये भी मानिए, या इसका ये भी अर्थ है कि विष कन्या को संभालना सबके बस की चीज नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है, इशारा किया है महाराष्ट्र सरकार के तरफ। क्या कहा है मालूम है आपको? कहा है कि जो पार्टी जिसको बनाई ये उसका नहीं हो सका तो हमारा तुम्हारा क्या होगा। यानी शिंदे गुट के तरफ इशारा किया है। तो साबित ये होता है कि सच कुछ बोल देते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं, और सच जब मन में घुटन पैदा करता है तो बगावत पैदा होती है। और यह आज भाजपा के अंदर बहुत से नेताओं के अंदर सच मुंह से नहीं निकल रहा है, वो सीने में धक्का मार रहा है। तो आज नहीं कल ये बगावत को पैदा करेगा। जो दूसरे को मिटाने जा रहे हैं वो खुद मिटने के रास्ते पर आने की तैयारी में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने नई बात कही, ऐसा होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। भाजपा भी 4 हिस्सों में बंट सकती है, आपने इसका इशारा दिया। और जिस तरह से संविधान का सामना करने से बीजेपी के लोग बच रहे हैं, ये भी आपने बताया। और ये भी बताया कि तिरंगा का
सम्मान करने का इंतजाम नहीं है। जो उसूल बताए गए थे संविधान में, उसके बिल्कुल बरखिलाफ तिरंगा के सिलसिले में बहुत से वाकयात हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।